नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारा देश है विश्व का 7वां सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही साथ जो हमारा प्यारा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, हमारा प्यारा भारत, हम सबका प्यारा भारत। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी इस चीज पर विचार किया है कि हमारे भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, अर्थात लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि धर्मतंत्र है? कभी सोचा आपने? आप लोग सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, उसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। तो फिर धर्मतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है, थियोक्रेसी क्या होती है और मोनार्की क्या होती है? क्योंकि अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, और जिस लोकतंत्र की आज हम बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र आखिर आया कैसे, और लोकतंत्र मतलब है क्या? लोगों का तंत्र है। कभी राजा का तंत्र हुआ करता था, कभी ईश्वर का तंत्र हुआ करता था, धर्म का तंत्र हुआ करता था। तो आज लोगों का तंत्र, राजतंत्र का मतलब, लोगों का तंत्र का मतलब क्या है? दोस्तों, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र विश्व में लाने के लिए और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ना जाने कितने कितने लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है। ना जाने हमारे कितने भाई बहनों ने अपने उम्र के विभिन्न पड़ाव तक पार नहीं कर पाए। जैसे हमारे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हमारे ऐतिहासिक नायक, जिनका नाम जीवा पर आते ही, जिनका नाम हृदय में आते ही हमारा सर नतमस्तक हो जाता है। उनकी अद्वितीय बलिदान के लिए, त्याग के लिए, दोस्तों, उनके संघर्ष से और ऐसे लाखों, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। राइट? हम एक चीज देखते हैं दोस्तों, क्या कि रूसो, कांट, वाल्टेयर जैसे लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की है कि हमें स्वतंत्रता के साथ रहना चाहिए, समानता के साथ रहना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। पर दोस्तों, आज हम लोग इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। क्योंकि आज हम भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह संसदीय व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। आप तो जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ओतप्रोत है। आंतरिक स्रोत में तो 1935 के एक्ट से बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए हैं, और बाह्य स्रोतों से हमने अमेरिका से लिए हैं, है ना, हमने कनाडा से लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है, हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, जर्मनी से लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें जर्मनी से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं, रसिया से लिए। तो आज जो हम संविधान देखते हैं, प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमारा संविधान उधार का लिया गया संविधान है? इस पे आप लोग विचार करिएगा, क्या ऐसा है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया है। और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व रूसो, कांट, वाल्टेयर, आप कभी इनको पढ़ेंगे, इनके दर्शन को पढ़ेंगे, इनके ऐतिहासिक योगदान को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे कैसे महानुभाव रहे हैं जिन्होंने आज हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। मोंटेस्क्यू, इस प्रकार के जो ऐतिहासिक हीरो हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। और उस लोकतांत्रिक देश में एक संसदीय व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षीय व्यवस्था होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में। आप सब लोग प्रायः रोज आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, क्या संसद में ये, संसद में वो हुआ, संसद में ये हुआ, संसद में ये प्रश्न पूछा, प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, संसद की कार्रवाई निलंबित हो गई, संसद को स्थगन करना पड़ा।
सदन को स्थगन करना पड़ा, सदन की कार्यवाही निलंबित कर दी गई, संसद में इस प्रकार के, सदन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। ये आप प्रायः जानते हैं, प्रायः सुनते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये जो जानकारी है ये हमारे देश में घटित हो रही एक संसदीय व्यवस्था में से आ रही है? संसद एक पवित्र स्थान है। संसद क्या है? एक पवित्र स्थान है। और हम जब भी कोई पवित्र स्थान देखते हैं तो हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। जैसे हम मंदिर से निकलते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, गुरुद्वारा से निकलते हैं तो हमारा सर अपने आप ही, चर्च से निकलते हैं तो हमारा सर अपने आप ही श्रद्धा से, आस्था से झुक जाता है। वैसे ही जब प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह भी संसद में जाकर के नतमस्तक होते हैं, सर रख के अभिवादन, उसका प्रणाम करते हैं अपनी संसदीय व्यवस्था को, क्योंकि संसद में देश की आत्मा बसती है। कैसे आत्मा बसती है, इस पर आप लोग भी विचार करिए जरा। कैसे? क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों का तंत्र है। अब्राहम लिंकन साहब ने लोकतंत्र की डेफिनेशन है, परिभाषा दी है। क्या? कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है। डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल, of the people, to the people, by the people, of the people, to the people, by the people, of the people. So जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, वहाँ जनता संप्रभु है। जनता प्रतिनिधियों को चुनकर के संसद में भेजती है। जैसे सांसद जो होता है, संसद में जो सांसद पहुंचता है वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। और उस संसद का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र के लोगों की पीड़ाओं को, दुख दर्दों को संसद में, सदन में चर्चा के द्वारा व्यक्त कर सके। वो जो सांसद होता है एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात प्रतिनिधि कहलाता है कि 4 लाख या एक जिले में जितनी पॉपुलेशन होता है उस जिले को रिप्रेजेंट करता है हमारे सांसद जी। लेकिन कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे सांसद जी एक प्रश्न भी सदन में नहीं पूछते हैं। उन्हें कुछ नहीं पड़ी कि हमारे क्षेत्र में रेलवे आनी चाहिए, हमारे क्षेत्र में सड़क होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में शुद्ध जल होना चाहिए, इंडस्ट्रियाँ आनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए। वो अपने काम से मतलब, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब नहीं रखते हैं। इस प्रकार की बहुत सारे सांसद हम देखते हैं। कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो कर्तव्य निष्ठा के साथ, जवाबदेहिता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में हम देखेंगे क्या कि जो संसद है वो संसदीय व्यवस्था संसद में किस प्रकार से देखी जा सकती है। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग एक देश में रह रहे हैं, वो देश है हमारा प्यारा भारत। उस भारत में एक व्यवस्था है शासन की, और वो है संसदीय व्यवस्था। वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्यों ली गई है? क्योंकि ब्रिटेन ने इतने सालों तक हमारे यहाँ शासन किया। ऊपर से ये व्यवस्था कुछ ऐसी थी जो हमारे देश की संस्कृति, कल्चर और हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बिल्कुल सही प्रतीत हो रही थी। तो हमने संसदीय व्यवस्था को लिया। जबकि विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। एक अध्यक्षीय, संसदीय और एक अध्यक्षीय। अध्यक्षीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग पता है युवा हैं और आप लोग इस देश के कर्णधार हैं। आप लोगों में एनर्जी है, आप लोगों में जोश है, आप लोगों में जुनून है। आप लोग किसी भी टारगेट को पूरा करने की अपार संभावना है, अपार क्षमताएं रखते हैं। आप लोगों को देश का संविधान जानना ही चाहिए, ना केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बल्कि जागरूक नागरिक के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी राज्य व्यवस्था को जानें, अपनी राज्य व्यवस्था को समझें। राइट? तो संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पता है क्या होता है? अरे आप बताओ, आप भी बता दो। नहीं बताएंगे? अरे बता दीजिए। नहीं बताएंगे? चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दीजिए, ठीक है? हाँ। और आप जानते हैं? यस सर, जानते हैं। चलो ठीक है, तो बताओ फिर जानते हैं।
जानते हैं तो बताइए ना, क्या होती है संसदीय व्यवस्था? अभी नहीं बताएंगे, बाद में, चलो ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी संसदीय व्यवस्था होती है ना, उसमें कार्यपालिका और विधायिका, जो दो शब्द नए नए आए हैं, इनका हम अभी अर्थ थोड़ा क्लियर करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय और सहयोग देखने को मिलता है। कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय और सहयोग देखने को मिलता है। जबकि जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती है जैसे अमेरिका में, वहां पर पता है क्या होता है, वहां पर कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं करेगी विधायिका के कामों में, विधायिका इंटरफेयर नहीं करेगी कार्यपालिका के कार्यों, और हम दोनों क्या करते हैं, सहयोग और समन्वय से काम करते हैं। अब संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, उसके पहले हम कार्यपालिका और विधायिका का अर्थ स्पष्ट कर दे रहे हैं। कार्यपालिका वह होती है जो कानून को लागू कराती है, और विधायिका वह होती है जो कानून को बनाती है। सिंपल लेमैन टर्म में ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो कानून को बना रहा है वो संसद है, जो कानून को लागू करा रही है वो कार्यपालिका है, जो कानून को लागू करा रही है वो कार्यपालिका है, जो कानून को बना रही है वो विधायिका है, जो कानून को देख रेख कर रही है और संविधान की प्रोटेक्टर है वो हमारी न्यायपालिका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, वेरी सिंपल। जो कानून को बनाती है वो विधायिका है, लागू कराती है कार्यपालिका है, और जो देखती है कि कानून सही है कि गलत है, इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, लोगों की अस्मिता का, गरिमा का हनन तो नहीं हो रहा है, लोगों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा कानून तो नहीं लाया जा रहा है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हो और जिससे कि जिसका राजनीतिक फायदा लेना हो। इस प्रकार के कानूनों को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यपालिका समझ में आ गया। अब देखो, संसद जो होती है वो दो सदन से मिलकर के बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दो सदन प्लस राष्ट्रपति, तीन लोग मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल आता है सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में आता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होती है जो कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कोई बिल, विधेयक या कोई विधेयक, कानून कैसे बनता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा जाता है, और जिस दिन राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है वो अधिनियम, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये हुई अपनी विधायिका। अब कार्यपालिका देखो, तो भारत में कार्यपालिका जो है वो दोहरी कार्यपालिका, मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका भी है और वास्तविक कार्यपालिका का उपबंध है। ये संविधान संसदीय व्यवस्था की पहली विशेषता है कि यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका वह होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका? कार्यपालिका का वह प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री ही बड़े बड़े निर्णय लेते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, क्रियान्वयन कराते हैं। और जो अपना प्रथम नागरिक है, जो अपने राष्ट्रपति जी हैं, उनके नाम पे सारे संधि समझौते किए जाते हैं। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उनके नाम पे ही सारे कानून बनाए जाते हैं, सारी संधि समझौते किए जाते हैं। ये हुआ अपनी कार्यपालिका। तो संसदीय व्यवस्था का पहला पॉइंट क्या है कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का उपबंध है संसदीय व्यवस्था में। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुमत दल का शासन है। बहुमत दल का शासन है, बहुमत दल का शासन है। अब बहुमत दल का शासन है का मतलब क्या हुआ? बहुमत दल का शासन है, बहुमत दल का शासन ये हुआ कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जैसे कांग्रेस और भाजपा, बीजेपी, भाजपा और बीएसपी, सपा, तृणमूल कांग्रेस और जो तृणमूल कांग्रेस, इस प्रकार से जितनी भी पार्टियां हैं, जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीएम, ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, हमारी जितनी भी पार्टियां, ये क्या करते हैं? एनसीपी, ये सारे अपने अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। जिस पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा जीत करके लोकसभा में आते हैं, जैसे लोकसभा की मान के चलो 545 सीट पे चुनाव हुआ,
अब 545 सीट पे चुनाव हुआ तो आधे से ज़्यादा जिस पार्टी को सीट मिल जाएगी उस पार्टी की सरकार बन जाएगी, उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। और उस बहुमत दल का हो गया ना, बहुमत दल का सरकार है, बहुमत जो दल है उसकी सरकार है। जिस दल को भी बहुमत मिलेगा, चाहे वो भाजपा को मिले, चाहे कांग्रेस को मिले, चाहे वो सीपीआई को मिले, चाहे वो सीपीआई को मिले, चाहे सीपीआई-एम को मिले, चाहे एनसीपी को मिले, जिस पार्टी को भी, या जनता दल यूनाइटेड को मिले, जिस पार्टी को भी, चाहे बीएसपी को मिले, चाहे सपा को मिले, बहुमत मिलता है, उसके सदस्य जितने ज़्यादा लोकसभा में जीत के आते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। और उन्हीं में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। मतलब पहले से नहीं कि वो जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये हो गई बहुमत दल की सरकार। कोई दिक्कत? अब जो विधायिका है, अपनी विधायिका है ना, जो अपने संसद मान के चलो, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है, मंत्रियों की सदस्यता है। देखो, मंत्रियों की सदस्यता है का क्या मतलब हुआ, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है का क्या मतलब हुआ। देखो, मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, मंत्री, उप मंत्री, फिर उनके विभागीय, उनके अलग, कुछ मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिया जाता है कि जैसे तुम खनन मंत्रालय का विभाग देख लेना, तुम साइंस एंड डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देख लेना, तुम ये इन्वायरमेंट वाला देख लेना, आप हेल्थ मिनिस्ट्री देख लो, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री देख लो, आप विदेश मंत्रालय देख लो, आप रक्षा मंत्रालय देख लो, डिफेंस देख लो, आप होम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्ट्री देख लो। तो सबसे पहले जो ना मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री भी हैं, कुछ उप मंत्री भी हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री मुख्य होते हैं जो प्रधानमंत्री के आसपास रहते हैं, ऐसे 10-15 लोग ही रहते होंगे जो प्रधानमंत्री के बहुत ही खास लोग रहते होंगे। प्रधानमंत्री उनसे अपने विचारों का विमर्श करते होंगे, विचार विमर्श करते होंगे, अपनी समस्याओं को डिस्कस करते होंगे, देश में क्या होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करते होंगे, उनकी राय लेते होंगे। और हर डिपार्टमेंट में सचिव होते हैं जो IAS अधिकारी होते हैं। तो ये क्या हुआ, अपनी मंत्रिपरिषद हुआ। और हम क्या बोल रहे हैं कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। जितने भी जो मंत्री होते हैं वो सांसद ही होते हैं, उनको जैसे हम सांसद चुन करके गए, अब हम ही में से कुछ लोगों को वहाँ पे क्या बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, तो हम मंत्रालय देख लेंगे और हमारे पास वो विशेष पावर आ जाता है, विशेष अथॉरिटी आ जाते हैं, हम लोगों के पास पावर भी आ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाती है कि हम इस 3 विषयों पर हम निर्णय ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अरे आप लोग कितने अच्छे से समझ रहे हैं, समझना भी चाहिए, अपने देश का विधान है ये, क्यों नहीं समझेंगे अपने देश के विधान में, राइट। दूसरी बात, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, कार्यपालिका में ऊपर राष्ट्रपति से लेकर के पूरा मंत्रिपरिषद और पूरा प्रशासनिक तंत्र आ जाता है। काय में, कार्यपालिका में नीचे से IAS ऑफिसर से लेकर के जितना भी अपना प्रशासनिक तंत्र है पूरा आ जाएगा, ऊपर मंत्रिपरिषद आ जाएगी, ऊपर राष्ट्रपति। तो जो कार्यपालिका है वो जवाबदेह है किसके प्रति, विधायिका के प्रति। विधायिका क्या है, संसद। अब मान के चलो देश में कोई मणिपुर जैसी घटनाएं घट गई, तो मणिपुर जैसी घटना घटी तो ये पूरे देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। और मणिपुर में किसकी सरकार है, बीजेपी की। जो भी सरकार है वहां पर, वो जो सरकार है वो एक राज्य की सरकार है, लेकिन पूरे देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के कि मणिपुर में इस प्रकार की घटना क्यों घटी, संसद में जवाबदेह होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा उसको कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, कानून व्यवस्था कैसी थी, क्यों कुछ दैत्य जैसे लोगों ने हमारी असहज महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इस कुकृत्य का शिकार बनाया, उनकी अस्मिता, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। और ये जो घटना घटी ये पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली है। और इस प्रकार की घटना हमने अतीत में, भविष्य में कभी नहीं देखी। तो इस घटना के को लेकर के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूरी कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जवाबदेह होती है कि आपने कौन से काम अडानी को दिए हैं, कौन से काम अंबानी को दिए हैं, कौन से काम टाटा को दिए हैं, कौन से जो ठेके हैं या कार्य क्षेत्र है, इन लोगों को क्यों दिए हैं, किस रेट पे दिए हैं और उस रेट पे दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब
कार्यपालिका को विधायिका के समक्ष या सरकार को विपक्ष के समक्ष देना पड़ता है। तो ये संसदीय व्यवस्था में एक चीज जो बहुत यूनिक है वो है कि कार्यपालिका रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है किसके प्रति? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति और विधायिका के प्रति। राइट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। संसदीय व्यवस्था का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसदीय व्यवस्था का नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो नेतृत्व का मतलब क्या? प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है कि नहीं करता है? संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है और अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नेतृत्व करता है। जो बाइडेन कौन नेतृत्व कर रहे हैं? राष्ट्रपति। यहाँ कौन नेतृत्व कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी। जहां देखो मोदी, जहां देखो प्रधानमंत्री मोदी ही निर्णय लेंगे। अपनी सरकार को चलाने के लिए उन्हें चुनाव भी कराने हैं, उन्हें देश की व्यवस्था भी देखनी है, चुनाव में प्रचार भी करना है, कितने सारे काम करते हैं। बच्चों को भी संबोधित करना है ना, चुनाव का प्रचार प्रसार भी करना है, प्लस देश की आर्थिक विकास, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास को भी प्रमोट करना है। तो इतने सारे निर्णय करने के लिए कौन है लीडर? लीडर कौन है? अपने प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन है। निचले सदन का विघटन है। निचले सदन का विघटन है। क्या है? विघटन। निचले सदन का विघटन है। ये पॉइंट क्या था कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, जवाबदेह नहीं है। दोनों के अपने अपने अलग कार्य क्षेत्र हैं, उनकी पावर डिवाइड है और दोनों अपने अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते हो चाहे ना करते हो, हमें तो पता ही है, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं। फुल ऑफ इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे फुलफिल देयर ड्यूटी विथ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, विथ एथिक्स। अब करते हैं कि नहीं करते हैं हमें क्या पता। करप्शन है तो कहाँ से करते होंगे, इमोरलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक नहीं है, करप्शन इतना है, भाईचारा नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण जैसी समस्याएं तो कहाँ से करते होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि हमारी संसदीय व्यवस्था क्या है और अध्यक्षीय व्यवस्था से कैसे डिफरेंट है। अध्यक्षीय व्यवस्था में टोटल पावर डिवाइड है, बट हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका नाममात्र कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका है। बहुमत दल का नेतृत्व है, बहुमत दल का शासन है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, निचले सदन का विघटन है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने समझा कि एक लोकतांत्रिक देश में संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है, कानून बनते हैं, उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। इसको आप समझिए, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। पूरे कंसेप्ट को क्लियर करिए कि अपना देश है और देश में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। पहले आप ये जान लीजिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका क्या होती है, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके पास पावर क्या होती है, उनके कर्तव्य क्षेत्र क्या होते हैं, कहाँ तक उनके रूल एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। इन पर जब आप विचार करेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी, सृजनात्मकता आएगी, आपकी राइटिंग में, आपकी थिंकिंग में मैच्योरिटी आएगी, जो हमको लानी है। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। अब पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स।